माओ तुंग 1893 में पैदा हुआ और 1976 में उसकी वफ़ात हुई है। वो फादर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका टाइटल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1921 में उसने इस्टेब्लिश की। ये फाउंडिंग मेंबर्स में था माओ तुंग। और फिर उसके बाद इसी पार्टी का वो चेयरमैन रहा है आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन अक्टूबर 1949 टू 1976। तो ये इसका चेयरमैन रहा है। असल में इसकी पैदाइश एक किसान के घर में हुई थी और किसी को नहीं पता था कि ये किसान के घर में एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा गांव हन्नान जिधर ये पैदा हुआ था, उधर पैदा होने वाला बच्चा दुनिया का बेहतरीन और ताकतवर लीडर बन जाएगा। किसी को नहीं इसका अंदाज़ा था। तो इसने तकरीबन 1917 में लाइब्रेरियन की जॉब इख्तियार की। तो वहाँ पर उसे दो बड़े प्रोफेसर्स मिले। वहीं पर लाइब्रेरी में लेनिन और मार्क्स की तालीमात का मुतालिया किया और एक गहरा नज़रियाती इंसान बन गया। तो यही वजह है कि 1921 में बनने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ये मेंबर रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाइना में सिविल वॉर का आगाज़ हो गया। कोमनतांग पार्टी, उसका लीडर चियांग काई शेक जो कि उस वक्त चाइना का हुक्मरान था, उसके साथ इसकी सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। और एट द एंड चेयरमैन माओ और उसके रेड आर्मी फातेह रही और 1 अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आया, इस्टेब्लिश हो गया। और आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1953 में जब स्टालिन की मौत हुई तो चेयरमैन माओ सोशलिस्टों का लीडर बनकर इमर्ज हुआ। तो चेयरमैन माओ ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से एक मूवमेंट का आगाज़ किया, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि चाइना को एक एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनाना है, एक इंडस्ट्रियल मुल्क बनाना है। तो उसके लिए इसने कोशिश शुरू की। लेकिन इस दौरान कहत आया चाइना में और उस कहत की वजह से चाइना में आप अंदाज़ा करें कि 20 से 40 मिलियन तक लोग मारे गए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड रेवोल्यूशन के बाद एक दूसरा रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन आया। कल्चरल रेवोल्यूशन का असल में काम था कि जितनी भी काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। मुल्क से वो तमाम अदीब जो कि सरमायादारी निज़ाम के हमायती हैं उनको ख़त्म किया जाए। मुल्क में वो तमाम ऐसे लोग जो कि सरमायादारी निज़ाम को वापस लाना चाहते हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जो तकरीबन 10 साल तक जारी रही है और इसमें लोगों की बड़ी तादाद को मारा गया है। तो एक आप कह लें कि 1 मिलियन तक लोग जो है इससे मुतासर हुए। तो माओ तुंग बेसिकली मुतासर था, मार्क्स से बहुत ज़्यादा मुतासर था, लेनिन से बहुत ज़्यादा मुतासर था, इवन स्टालिनिज्म से भी बहुत ज़्यादा मुतासर था। तो आइडियाज़ में जो सबसे पहला आइडिया वो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो मार्क्स की तरह, लेनिन की तरह, स्टालिन की तरह ये इससे इस बात पर मुकम्मल यकीन था, मुकम्मल इसका शरह सदर था कि ये हिस्ट्री असल में ये एक कंसिस्टेंट वॉर रही है। तारीख़ जो है मुकम्मल तौर पर इसमें जंगें होती रही हैं दो क्लासेस के दरमियान और उन जंगों की बुनियादी वजह वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास था वो दूसरी क्लास पर जुल्म सितम करता रहा। तो दूसरी क्लास
उस जुल्म सितम से बचने के लिए, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस को हासिल करने के लिए एफर्ट करती थी और बाद में फिर इक़्तिदार में आ जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता वो ही क्लास जो है वो जालिम बन जाती थी और एक मज़लूम क्लास के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना शुरू कर देती थी और एट दी एंड वो मज़लूम क्लास इसके ख़िलाफ़ लड़कर जो है ताकत हासिल कर लेती थी। तो ये डायलेक्टिकल मटीरियलिज़म के हिस्ट्री में जितनी भी ये जंगें हुई हैं, जितने मसले मसाइल हुए हैं, उनकी बुनियादी वजह मादा है, मटीरियल है। लिहाजा ये हिस्ट्री कंसिस्टेंटली क्लास स्ट्रगल का नाम है। तो इस पर इसका यकीन था, यही वजह है कि इसी आइडिया को ये अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा है। मार्क्स का कहना था कि ये मौजूदा दौर बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट का है, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायादार और मजदूर ये दोनों आमने सामने हैं, जबकि इसके बरक्स चाइना में इंडस्ट्री का तकरीबन ना होने के बराबर थी। यहाँ पर जो दो कम्युनिटीज़ आपस में आमने सामने थी वो फ्यूडल्स थे और दूसरे नंबर पर फार्मर्स थे, किसान थे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थे, एक दूसरे के आमने सामने थे। तो अब जो चेयरमैन माओ ने जो अपनी आइडियालॉजी इस्टेब्लिश की है वो इसी बेस पे ही इस्टेब्लिश की है कि फार्मर और फ्यूडल ये कंसिस्टेंटली एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे के आमने सामने हैं। और चाइना में इनकलाब तभी आएगा जब किसान फ्यूडल्स के अगेंस्ट उठेंगे। तकरीबन 1920s में भी किसान उठे हैं फ्यूडल्स के अगेंस्ट, लेकिन ये इनकलाब नाकाम रहा है। लेकिन उसके बाद मुसलसल चेयरमैन माओ की एफर्ट्स की वजह से ये किसान उठे हैं, एक मुनज़्ज़म पार्टी कायम की है और मुनज़्ज़म जद्दोजहद के ज़रिए चाइना में जो है कम्युनिस्ट इनकलाब आया है। तो इसका कहना है कि बुनियादी तौर पर कोई भी इनकलाब कामयाब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब एक पार्टी इस्टेब्लिश होगी और उस पार्टी के कारकुनों में इत्तेहाद होगा, डिसिप्लिन होगा, यूनिटी होगी, तभी हम दूसरे लोगों को शिकस्त दे सकते हैं। फिर इसका दूसरा आइडिया है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। स्टालिन के अगेंस्ट और मार्क्स और लेनिन से करीब होने के लिए इसने नया नज़रिया दिया नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म का। एक तो इसने कहा कि भाई अपनी नेशन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, सेम जैसे कि स्टालिन ने कहा कि भाई अपनी रियासत को आप जब तक मजबूत नहीं करेंगे, नेशनलिस्ट पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, तब तक आप ताकतवर नहीं होंगे। प्लस इसने ये भी कहा कि भाई इंटरनेशनलिज्म भी होना चाहिए, हमें इस इनकलाब को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, दूसरे ममालिक में भी इनकलाब को उसकी हमायत करनी चाहिए ताकि मज़दूरों की हुकूमत बढ़े, दुनिया में रेवोल्यूशंस आएँ और सरमायादारों की ताकत कम हो। तो ये इंटरनेशनलिज्म का भी हामी था। अ कम्युनिस्ट मस्ट हैव दीज टू अप्रोचेस। नंबर वन, ही मस्ट बी नेशनलिस्ट एंड सेकंड ही मस्ट बी इंटरनेशनलिस्ट। तो ये बुनियादी इसका आइडिया था, ये दोनों आइडियाज़ को ही सपोर्ट करता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए कि ये जितने भी प्रैग्मेटिस्ट लीडर आए हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, तो उन्होंने ये देखा है कि ये आइडिया जो है कि स्टेट विदर अवे कर जाएगी, स्टेट जो बस एक ट्रांजिशनल फेजेस तक स्टेट रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो स्टालिन ने भी इससे काफ़ी हद तक, स्टालिन ने तो मुकम्मल तौर पर इसका इनकार किया और इसने भी इसका तकरीबन इनकार किया है। तो इसका यही कहना है कि जिन ममालिक में इनकलाब आ चुका है वो ममालिक अब दूसरे ममालिक की मदद करें ताकि वहाँ पर भी इनकलाब आए। थर्ड इसका नज़रिया है थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन का। इसका कहना है कि इनकलाब आसानी से नहीं आ सकता, इसके लिए तंजीम, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और जद्दोजहद जो है ज़रूरी है। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि वो क्लासेस जो हैं जो कि इनकलाब का बाइस बनती हैं उनमें शऊर हो, उनकी तंजीम हो, उनकी तंजीम साजी हो और बुनियादी तौर पर एक पार्टी वजूद में आए जो कि उनको उनकी तंजीम साजी करे, उनकी तरबियत करे। तो उसके बगैर रेवोल्यूशन मुमकिन नहीं है। तो ये इसका कहना है कि रेवोल्यूशन ऐसे नहीं कि आपने दो किताबें पढ़ी, थोड़े से आप नज़रियाती बन गए, कुछ इस्तिलाहात सीखी तो इनकलाब आ जाएगा। तो इनकलाब कहता है ऐसे नहीं आता, इनकलाब कंसिस्टेंटली एफर्ट करने से आता है, मुसलसल जद्दोजहद करने से आता है
और सबसे बड़ी बात जो है डिसिप्लिन एंड यूनिटी, वो ज़रूरी है। यानी आप नज़रियाती हो और उसके बाद डिसिप्लिन एंड यूनिटी हो, फौजी तरबियत हो, तब आप किसी भी मुल्क में इनकलाब ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इनकलाबी होगा तो उसे कांटों की सेज पर चल कर आना पड़ेगा, उसे ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसे बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, फिर कहीं इनकलाब आएगा। तो सिर्फ बातें करने से, टेबल टॉक करने से या कुछ मीटिंग्स बुलाने से इनकलाब कभी भी नहीं आता, अकॉर्डिंग टू चेयरमैन माओ। फिर इसका कहना है, इसका 4th नंबर पर आइडिया है, आइडिया अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के बगैर इसका कहना है कि इनकलाब आ ही नहीं सकता। किसी भी मुल्क में अगर इनकलाब आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए। इसका कहना है कि इनकलाब के लिए इनकलाबी पार्टी बहुत ज़रूरी है। मार्क्स और लेनिन के नज़रियात का नफाज तभी होगा जब एक पॉलिटिकल पार्टी मौजूद होगी। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी आप इनकलाब ला नहीं सकते। और असल में पॉलिटिकल पार्टी आपको वो नज़रियाती बेसिस फ्राहम करती है, नज़रियाती आपको वो महाज फ्राहम करती है कि जिधर रहकर आपने ना सिर्फ अपने नज़रियात को मजबूत करना है बल्कि आपने ट्रेनिंग लेनी है, अपने अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा करना है, यूनिटी पैदा करनी है, और फिर एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने सरमायादारों के ख़िलाफ़ लड़कर, फ्यूडल्स के ख़िलाफ़ लड़कर आपने कामयाबी हासिल करनी है और एक मुल्क में आपने रेवोल्यूशन के ज़रिए सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट निज़ाम का निफाज करना है। तो पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर पे इसका जो नज़रिया है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। वो कहता है कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस पॉलिटिकल पार्टी में यूनिटी और डिसिप्लिन नहीं है, हर बंदा अपनी ही राग लाप रहा है, हर बंदा नज़रिए को खुद अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर रहा और दूसरों को गलत करार दे रहा, तो इससे कहता कभी इनकलाब नहीं आएगा। इससे बस मीटिंग्स हो जाएंगी, आपकी जो है जो जहनी जो तशनगी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब के लिए ज़रूरी है कि आप में यूनिटी हो, डिसिप्लिन हो, आप अपने लीडर्स को फॉलो करें, उसके पीछे चलें और मुकम्मल तौर पर एक नज़रियाती इंसान होने के नाते अपने आप को मुनज़्ज़म करें, फ़ौजी तरबियत हासिल करें ताकि आप अपने मुल्क में इनकलाब ला सकें। तो ये इसके बुनियादी आइडियाज़ हैं माओ ज़ेडुंग के। और ज़ाहिर बात है माओ ज़ेडुंग एक मिलिट्री जर्नैल भी था। इसने मुकम्मल तौर पर 1935 से लेकर 49 तक महाज़े जंग में ही रहा है और इसने लॉन्ग मार्च किया है, चांग काई शेक के ख़िलाफ़ बड़ी जंगें लड़ी हैं और उनमें कामयाबी हासिल की है, फिर सिविल वॉर लड़ी है, उसमें कामयाबी हासिल की है। तो इसकी जो आप कह लें कि जंगों का जो क्रक्स है, इसका एक्सपीरियंस है, वो यही है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी में, एक फ़ौज में, एक कौम में डिसिप्लिन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जब तक आप डिसिप्लिन पैदा नहीं होगा तब तक आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। यही वजह है कि इसने तकरीबन 25 से 26 साल के अरसे में चाइना को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी बना दिया, एक बड़ी ताकत बना दिया। और यही वो बड़ी ताकत, इसने वो रूट्स फ्राहम की जिसने मौजूदा चाइना को इस्टेब्लिश किया। ये अलग बात है क्योंकि इसने भी कार्ल मार्क्स और लेनिन के कुछ नज़रियात को अपने टाइम के मुताबिक मॉडिफाई किया है। तो आने वाले लीडर्स ने भी मॉडिफाई करके चाइना को दुनिया की इस वक्त दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनाया है।